हाँ तो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका बहुत बहुत। हम फिजिक्स के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज है हमारा 5वां लेक्चर। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश के बारे में जो भी जानकारी है मुख्य रूप से वो आज हम यहाँ पे खत्म कर देंगे और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। ऐसा आवेश जिसमें एक अंक हो यानी जिसका मान एक हो, एक प्रकार से उस टाइप से ये परिभाषा। तो देखिए क्या है, मान लो कि कोई आवेश है ना। पहले मैं आपको परिभाषा पढ़ के बताता हूं कि मतलब क्या है इसका। वायु या निर्वात में एक दूसरे से ना, ये एक यहां पे ऐसे लिखना था, है ना। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूर रखे हुए दो समान तथा सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रत्याकर्षित करे तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। मतलब दो आवेश हैं, वो या तो निर्वात में रखे हैं या वायु में रखे हैं, और वो एक दूसरे से कितनी दूर रखे, 1 मीटर दूर यदि वो रखे हो, और वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। नहीं कि या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो दोनों समान हो, मतलब समान से मतलब बराबर। एक का मान 2 कूलाम है तो दूसरे का मान भी 2 कूलाम, एक 4 कूलाम है तो वो भी 4 कूलाम, मतलब उनका मान समान होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, सजातीय। सजातीय मतलब एक धनात्मक है तो दूसरा भी धनात्मक, एक ऋणात्मक है तो दूसरा भी ऋणात्मक। ये तो सजातीय आवेश। तो क्या क्या शर्तें हैं, वायु या निर्वात में रखे हो दोनों आवेश, एक दूसरे से 1 मीटर दूर रखे हो, ये लिखा है ना, 1 मीटर दूर रखे हो। पहले देखिए, निर्वात या वायु में रखे हो, 1 मीटर दूर रखे हो, दूसरी समान और सजातीय हो। 3 बार ये 3 चीजें हैं सजातीय आवेश। यदि किस बल से एक दूसरे को धक्का देंगे, देखिए यदि दोनों सजातीय हैं यानी कि दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, तो आकर्षित तो करेंगे नहीं, वो करेंगे दोनों को प्रतिकर्षित। तो एक दूसरे को किस बल से प्रतिकर्षित करने चाहिए, वो इतने 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल वो लगाना चाहिए। दोनों के बीच में इतना बल काम करना चाहिए। तो इस बल से यदि एक दूसरे को धक्का दे रहे, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ऐसे आवेशों को हम एकांक आवेश कहते हैं। बस ये है इसकी परिभाषा। कैसे, इसी बात को फॉर्मूला में रख दो। वायु या निर्वात में रखे हैं, 1 मीटर दूर रखे हैं, तो मतलब आर का मान क्या हो जाएगा, दूरी का आर का मान हो जाएगा 1 मीटर, है ना। ये यहाँ पे कुछ थोड़ा गलत हो गया ना, ध्यान रखना। यदि कितना बल लग रहा है दोनों के बीच में, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बल लग रहा है। दोनों आवेश कैसे हैं, बराबर हैं। Q1 और Q2 का मान बराबर हैं, और वो यदि दोनों ही बराबर हैं तो दोनों को हम क्यों लिख सकते हैं, इसको भी क्यों लिख देंगे और इसको भी क्यों लिख देंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, वो समान और सजातीय हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी है r, वो कितनी है, 1 मीटर। यदि ये बातें हैं इस प्रकार, दोनों के बीच इतना बल लग रहा है, दोनों समान और सजातीय हैं, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा। तो हमें पता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के फॉर्मूले ये होता है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 गुणा Q2 आर स्क्वायर। ये है कूलाम का नियम का कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल, इससे हम निकालते हैं। तो सवाल में कहा जा रहा है कि बल इतना होना चाहिए, तो F का मान ये है, तो इस फॉर्मूले में सारी एंट्री रख दो। तो F का मान कितना था, बल लग रहा है इतना, तो F का मान हमने यहाँ पे रख दिया, ये रख दिया, बराबर कीजिएगा, बराबर ये 9 गुणा 10 की घात 9 तो पहले से फॉर्मूले में है, तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया। Q1 और Q2 क्या है, दोनों ही Q है, नहीं कि दोनों बराबर है, तो Q1 को भी Q लिख दिया और Q2 को भी Q लिख दिया, दोनों को लिख दिया Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1, तो 1 का वर्ग होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 1। यहाँ से इसको हल करेंगे तो Q1 और Q1 का गुणा होगा दोनों Q का, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो इससे पूरे से ये कैंसिल हो गया। आपको परीक्षा में काटना नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ऐसे। तो बचा क्या, इधर 1 बच जाएगा, इधर भी 1 बच जाएगा, 1 का इसमें गुणा हो गया, तो इधर क्या बच गया, Q स्क्वायर, इधर 1 बचा, इधर से वर्ग हटाएंगे तो Q स्क्वायर को हमने इधर लिख लिया, 1 को इधर लिख दिया, इधर से वर्ग हटाया तो इधर लग जाएगा रूट, Q का मान आ जाएगा +-1। जब भी कोई संख्या के ऊपर वर्ग लगता है और फिर जब हम उसके ऊपर से वर्ग हटाते हैं तो वो
या किसी की संख्या पे वर्ग हो वो रूट में चली जाए, और रूट से जब बाहर निकलती संख्या तो प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो q का मान प्लस माइनस 1 होगा, यानी कि इन एकांक आवेश का मान क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा, यानी कि ऐसा आवेश जिसका मान क्या हो 1। ये 1 आ गया, देखो इसका मान या तो प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो, यानी कि तो दोनों आवेश धनात्मक हो सकते हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ये होता है एकांक आवेश की परिभाषा। वैसे परिभाषा ही पूछी जाती है 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा, और कुछ नहीं, कभी ऑब्जेक्टिव में कभी 2 नंबर में। तो हम ये लिखना है, और ये हल्का सा डेरिवेशन यदि कर सको, ये हालांकि 3 नंबर के लिए, 2 नंबर में आए तो इतनी परिभाषा लिखो, बात खत्म। 3 में आए तब जाके हमें ये करना है, 3 या 4 में। आगे देखते हैं, मूल आवेश का मान क्या है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसे हम कहते हैं मूल आवेश का मान, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला कूलम है ना, ये ध्यान रखना है, बहुत सब जगह पे कूलम लिखा हुआ है, कूलम ही है ना। कूलम के नियम का सदिश रूप, वैसे इतना डिटेल में परीक्षा में नहीं पूछा गया है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है इसके सदिश रूप को व्युत्पन्न करो, दिखाओ। तो हमें पता है कि यदि एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, कूलम के नियम को हमने ऐसे डेरिवेशन किया था उसका शुरू में, दोनों के बीच की दूरी है r। तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा और ये वाला इस पर बल लगाएगा, दोनों अलग अलग है तो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, और दोनों सेम हैं तो दोनों को प्रतिकर्षित रिपल्सन करेंगे। ये बल तो यानी कि ये भी इस पे बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा। तो हमने इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है इसको नाम दे दे F12, और इसको जो बल है इसको नाम दे दे F21। कैसे, इस बल को क्या नाम दे दे F12। इस 12 को हमारी जो इच्छा वो लिख दो। एक आवेश Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कह दो, या Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किताबों में दोनों तरह से ही लिखा हुआ है। तो हमने क्या नाम दिया इसको नाम दिया Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, और इसको उल्टा नाम दे दो, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, यानी कि इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल है, और ये वाला बल कौन सा है जो इसने लगाया है इस पे, है ना। तो इन चीजों को बस दोनों का अपोजिट लिखना है, और कोई किसी से कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई जरूरत इसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। कभी आ जाए परीक्षा में डेरिवेशन में तो, और हालांकि आ भी सकता है ना। तो अब जब इनमें दोनों बल लगेगा तो वो बल किस दिशा में लगेगा, इस रेखा के अनुदिश, जो रेखा इन दोनों के बीच में है इस रेखा पे दोनों बल लगेगा। या तो ये आकर्षित होंगे तो भी इसी रेखा में आएंगे, और यदि प्रतिकर्षित होंगे तो भी इसी रेखा पे दूर दूर यहां से जाएंगे। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। तो ये इस पे बल लगा रहा है और ये इस पे बल लगा रहा है। तो बल का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला कूलम के नियम का वो है कि चूंकि बल का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 गुणा Q1 गुणा Q2 r²। यह है अदिश रूप। इस बल में हमने दिशा नहीं दर्शाई है कि कौन सा आवेश किस पर किस दिशा में बल लगा रहा है। कूलम को जो नियम है वो हमने अदिश रूप में लिखा है, अभी तक पढ़ा है। तो ये है इसका अदिश रूप। इसको यदि हमें दिशा भी बतानी है कि कौन सा आवेश किस दिशा में बल लगा रहा है तो वो सदिश हो जाता है। सदिश का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें दिशा भी हो। तो ये है मान लो F अदिश रूप में, इसको सदिश रूप में लिखेंगे बल को। तो हम किसी भी संख्या को, किसी भी मान को जब हमें सदिश के रूप में लिखना होता है तो हम उसके ऊपर ऐसा तीर का चिन्ह लगाते हैं, तो वो सदिश को दर्शाता है ना। एक कक्षा 11वीं का कॉन्सेप्ट है, यदि आपने पढ़ा हो तो, सदिश और अदिश। तो ये अदिश रूप है, ये बल का ये फॉर्मूला है। इसी F को यदि हमें सदिश रूप में लिखना हो तो F के ऊपर कैप लगाएंगे। और किसी का भी यदि सदिश निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एक तो जो उसका मान है परिमाण वो लिख दो, उसको उसकी दिशा से गुणा कर दो। जिस भी राशि का हमें सदिश के रूप में मान निकालना हो उस राशि का अदिश रूप लिख दो, और उस राशि के अदिश रूप में उस राशि की दिशा से गुणा कर दो, तो उस राशि का सदिश रूप निकल आता है। जैसे कि किसी का भी यदि सदिश निकालना है तो जो उसका परिमाण है वो लिख दो और उसकी दिशा से गुणा कर दो। तो जैसे कि हमें F का सदिश निकालना है तो F को सदिश में कैसे दर्शाएंगे, एरो का चिन्ह लगा के।
परिमाण क्या है एफ, यानी कि बल का मान कितना, जैसे कि ये बल का मान निकलता है इस फॉर्मूले से, और दिशा निकालनी हो तो इसी एफ के ऊपर लगा दो केप, ए की दिशा निकालनी हो तो ए के ऊपर लगा दो केप, टी की दिशा निकालनी है तो टी के ऊपर लगा दो केप, जिसकी दिशा निकालनी है उसके ऊपर लगा दो केप, तो वो उसकी दिशा बन जाती है। सदिश बनाना है तो उसके ऊपर लगा दो एरो, तो वो सदिश बन जाता है। और मान हम ऐसे निकालते हैं कि सदिश का मतलब होता है परिमाण गुणा दिशा, तो ये परिमाण लिख दिया और ये दिशा लिख दी। इस एफ केप को हम कहते हैं एकांक सदिश, जो कि दिशा को दर्शाता है। एकांक सदिश कहते हैं। और ये जो टोपी लगी हुई है ना, इसे टोपी को अंग्रेजी में केप कहते हैं, तो इसको कहते हैं केप। ये तो लिखना नहीं, बस मैंने आपको समझाया, पिछली कक्षा का कॉन्सेप्ट है 11वीं का। तो बल का फॉर्मूला है ये है अदिश। तो यदि हमें इसका सदिश निकालना है कूलाम के नियम का, तो अदिश तो है हमारे पास एफ का मान, तो ये हमें एफ केप का मान और चाहिए। और एफ क्या, एफ केप किसको दर्शाता है, एफ केप दर्शाता है दिशा को। तो हमें इस एफ की दिशा पता लगाने की, इस बल की दिशा क्या है, तो मैंने क्या बताया आपको, इस बल की जो एफ बल लग रहा है दोनों के बीच में, इसकी दिशा जो ये आर है, दोनों के बीच की दूरी इसके ही अनुदिश होगी। जिस दिशा में आर होगी दोनों के बीच में, उसी डायरेक्शन में इनके बीच में बल लगेगा, यानी कि बल की दिशा आर के अनुदिश होगी। तो एफ केप का मान मतलब आर के ऊपर केप लगा दो तो दिशा निकल आएगी। तो एफ का सदिश निकालना था तो एफ पे केप लगा दिया। सदिश के लिए पहले परिमाण लिखना होता है, दिशा से गुणा करना होता है। तो परिमाण तो ये रहा एफ का मान, तो हमने ऐसे कैसे यहाँ पे एफ केप ये लिख दिया। इसकी दिशा निकालनी, एफ केप तो कहाँ से निकालेंगे, तो क्या बताया था मैंने, जो आर लिखा है जो दूरी का वर्ग, उसकी क्या लगा दो, केप लगा दो। ये हो गया सदिश रूप। अब सवाल उठता है कि 1 और 2 क्या है, तो इसके द्वारा लगाया गया बल भी पता लगाना है सदिश रूप में, और इसके द्वारा लगाया गया बल भी हमें पता लगाना है सदिश रूप में। यानी कि ये वाला एफ भी ज्ञात करेंगे और ये वाला बल भी सदिश रूप में ज्ञात करेंगे। दोनों बल सदिश रूप में लिखने हैं। तो पहले ये वाला बल लिख दिया सदिश रूप में, ये लिख दिया ऐसे कैसे, फिर ये वाला बल लिख दिया सदिश रूप में, बस संख्या बदलनी है और कुछ नहीं बदल रहा, उसमें सेम टू सेम रहना है। तो ये होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, है ना। आगे देखते हैं, निरंतर आवेश वितरण। ये क्या वाला है देखिए, है ना, ये है वैसे आज का दमदार टॉपिक, निरंतर आवेश वितरण। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, सतत। जैसे हमने ये पेन इस पे आवेश दिया, चार्ज है यहाँ पे आवेश है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फिर है, तो क्या इस पे लगातार आवेश है क्या, नहीं। यहाँ भी आवेश, यहाँ भी, हर बिंदु पे आवेश होना चाहिए, सतत रूप से, लगातार रूप से आवेश होना चाहिए। निरंतर आवेश का वितरण होना चाहिए। वितरण मतलब बंटवारा, उसके हर एक हिस्से पर बराबर आवेश का बंटवारा होना चाहिए। उसे कहते हैं निरंतर आवेश वितरण या आवेश का सतत वितरण। वितरण का मतलब होता है बंटवारा। क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब है बांटना या बंटवारा, है ना। वितरण का मतलब होता है बांटना, है ना, या यहाँ पे मतलब है फैलना, है ना। यहाँ पे क्या मतलब है, फैलना। क्या आवेश निरंतर रूप से, लगातार रूप से फैला हुआ हो, उसका वितरण हो जाए। और वितरण कैसा हो, निरंतर हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ ज्यादा दे दिया और यहाँ कम दिया और यहाँ पे है ही नहीं आवेश, सब जगह बराबर आवेश होना चाहिए। तो देखिए ये 3 प्रकार का होता है। रेखिक आवेश वितरण, कोई रेखा, कोई तार है, तो तार क्या कोई प्लेट जैसा दिखता है क्या, या कोई गोले जैसा दिखता है, डब्बे जैसा दिखता है, नहीं। तार तो एक रेखा की तरह दिखता है, रस्सी की तरह पतला होता है। तो यदि किसी तार के ऊपर आवेश है, कंटिन्यू फैला हुआ है, लगातार उसके ऊपर आवेश है, एक बिंदु से लगाकर दूसरे बिंदु तक बराबर हर जगह पे बराबर आवेश है उसमें, तो तार हो गया एक रेखा की तरह। तो किसी रेखा जैसी वस्तु पर, पतली रेखा जैसी कोई चीज हो और उस पर यदि निरंतर आवेश बटा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं रेखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम लेमडा से दर्शाते हैं। लेमडा कह दो, लेमड़ा कह दो, जिसका जो मन चाहे जो कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। कैसे, तो जब कोई आवेश किसी लंबे चालक ऐसा ही तार या टुकड़ा या धातु जिसमें विद्युत धारा चलती हो,
ऐसा नहीं कि हमने रस्सी ले ली धागे की और लो बोलो कि भाई साहब इस पे आवेश, रस्सी में तो करंट चलता ही नहीं, विद्युत धारा चलती ही नहीं है, तो वो चालक होना चाहिए। यानी कि किसका चालक? वाहन को चलाने वाला चालक नहीं, विद्युत को चलाने वाला, उसके अंदर विद्युत चलनी चाहिए, ऐसी धातु। तो जब कोई आवेश किसी लंबे चालक तार में प्रवाहित होता है तो उसे रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। बात खत्म। अगला एक और पॉइंट है इसमें, है ना, ये इसमें है और ये पॉइंट अलग है। 2 या 3 नंबर में पूछा था, सब लिखना तो लिखना है। क्या है? प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या बच्चों? हमने पिछली बार भी पढ़ा कि मान लो एक डब्बा है, अब पूरे में हमने सामान भर दिया, पानी भर दिया, तो उसके एक छोटे से कोने में उठा लो और उसमें आवेश कितना है, मतलब उसमें पानी कितना भरा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं घनत्व। जैसे ये पूरा कमरा है, अब इसमें पूरे में हवा भरी हुई है, अब मान लो जैसे एक छोटा सा कोना ले लिया इतना सा, और देखो कि वहां पे हवा कितनी मौजूद है, उसे कहते हैं घनत्व। तो घनत्व का मतलब है कोई भी चीज पूरे के अलावा जो एक छोटा सा हिस्सा है किसी का, किसी भी वस्तु का, उस छोटे से हिस्से में वो चीज कितनी मौजूद है, उसको उस चीज का घनत्व कहेंगे। बड़े से हिस्से में पानी भरा हुआ है और एक छोटे से कोने में पानी कितना है, तो उसको कहेंगे पानी का घनत्व। गैस भरी हुई है पूरे ड्रम में, तो ड्रम के छोटे से कोने में कितनी गैस है, उसे कहेंगे गैस का घनत्व। पानी हो गया, तेल हो गया, आवेश हो गया, सबके लिए घनत्व का मतलब सेम होता है कि एक छोटी सी जगह में वो वस्तु कितनी मात्रा में मौजूद है। तो तार की लंबाई तो मान लो एल है ना, एल लंबाई का तार है, तो उसकी प्रत्येक एकांक लंबाई यानी कि छोटी छोटी एकांक लंबाई जो है, एक एक लंबाई, उसकी जो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की जितनी मात्रा होती है, उस आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश का घनत्व कहते हैं। यानी कि एक पतली रेखा है, उसकी प्रत्येक लंबाई पर कितना कितना आवेश है, उसको हम कहते हैं रेखिक आवेश घनत्व। इसे रो से दर्शाते हैं, है ना। ये यहाँ पे गलत लिख दिया है ना, इसका ध्यान रहे, ये वहां नहीं आएगा, वो तो वितरण है। तो ये मिटेगा भी नहीं, है ना। चलो अपने पास है इसका समाधान, छोड़ो इसको। हो गया, तो इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि, है ना, मान लो तार की लंबाई एल मान ली हमने, और आवेश की मात्रा उस एल लंबाई पर, टोटल जो एल लंबाई है उस पर आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू है, तो रेखिक आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? तो रेखिक आवेश घनत्व को हम लेमडा से दर्शाते हैं। और आवेश घनत्व टोटल लंबाई पर आवेश कितना है, तो यदि आवेश का घनत्व निकालना है तो जो टोटल आवेश है उसमें हम एल से भाग दे देंगे, तो एकांक लंबाई का मान निकल आएगा। इसकी इकाई क्या होगी, क्योंकि ऊपर आवेश है तो आवेश की इकाई है कूलाम, इसे सी से लिखते हैं। और एल की लंबाई है एम मीटर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों कि रेखिक आवेश घनत्व की इकाई क्या है, तो परिभाषा भी याद रखो, फॉर्मूला भी याद रखो, और इकाई भी। इकाई भूल भी जाओ तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? रेखिक आवेश घनत्व क्यू मतलब कूलाम आवेश, तो इसके सी होगी। एल को हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो एम हो जाएगा। तो ये हो गया रेखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला। अगला देखते हैं, है ना। यही जो निरंतर आवेश वितरण में जो रेखिक आवेश वितरण है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे अभी तक हमारे बोर्ड में इसका सवाल, इस वाले जो अब सिलेबस चेंज हुआ पिछले 4-5 साल से, इसमें तो नहीं आए हैं, लेकिन कभी आ जाए 3 या 4 नंबर में कि इसको सदिश रूप में लिखिए, है ना। तो कैसे लिखेंगे सदिश रूप में? इस रेखिक आवेश वितरण के कारण जो बल लगता है वो, तो देखिए क्या होता है असल में। मान लो ये आवेश है, अब ये एकांक लंबाई ले लिया हमने डीएल, अभी मैंने आपको बताया था घनत्व निकालने के लिए हम छोटी सी लंबाई ले ले, तो पूरा आवेश, पहले तो हमने पूरे तार पर एक आवेश दिया क्यू दे दिया, ठीक है। अब ये आवेश समान रूप से पूरी लंबाई पर वितरित हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी लंबाई हमने जो ली डी एल, यहां पर कितना आवेश मौजूद है, और एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसको हम आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे आवेश, इस छोटी सी दूरी ली डी एल, और यहाँ पे कितना आवेश मौजूद है, मान लिया हमने डी क्यू, छोटा सा आवेश, उसको हमने नाम दे दिया डी क्यू। लंबाई छोटी सी है तो आवेश भी छोटा सा होगा वहां पे, यहाँ पे मान लिया हमने कि डी क्यू आवेश मौजूद है। इस
तार से कुछ दूरी पर हमने एक और आवेश रख दिया Q नॉट, और Q नॉट आवेश रख दिया R दूरी पर। अब ये आवेश और ये आवेश यदि समान है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब यदि एक समान है तो एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षण होगा इनमें। एक दूसरे पर बल लगाएंगे, या तो आकर्षण बल लगाएंगे या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। समान है तो प्रतिकर्षण, असमान है तो आकर्षण। तो मान लिया कि इस आवेश के और इस आवेश के बल बीच में, देखो ये आवेश छोटा सा है तो बल भी छोटा सा लगेगा, तो बल को नाम दे दिया हमने DF, और बल को हमने दिशा के रूप में लिखा ना DF के रूप में। तो ये वाला आवेश और ये वाला आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, उस बल को हमने नाम दे दिया DF। अब क्योंकि पूरा तार लंबा चौड़ा है, मुड़ा हुआ है, तो एक साथ तो पूरा बल कैलकुलेट कर नहीं सकते कि यहां से इतना लग रहा है। भाई ये पास में है तो ज्यादा बल लगाएगा, यहां वाला आवेश दूर है तो ये कम बल लगा पाएगा, ये और दूर है मान लो तो ये और कम बल लगाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सारे बल एक समान नहीं होंगे, हर जगह से जो बल लगाया जाएगा वो ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम होगा। तो ऐसे तो हम कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे कि इस आवेश, इस पूरे चालक के आवेश के द्वारा और इस आवेश के द्वारा एक दूसरे पर कितना बल लगाया जा रहा है। इसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारे इस पे जो आवेश हैं वो ज्यादा कम दूरी पे है, तो वो बल भी ज्यादा कम लगाएंगे, और वो बल निर्भर करेगा इनकी बीच की दूरी पर। यानी कि अब यहाँ पे बल एक समान रूप से नहीं लग रहा है, कोई ज्यादा बल लगा रहा है कहीं का आवेश और किसी कोने वाला आवेश कम बल लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस बल को निकालने के लिए छोटी सी लंबाई ली DL, उसका आवेश ले लिया, मान लो उस लंबाई पे आवेश है DQ, और यहाँ पे एक आवेश हमने रख दिया Q नॉट। अब मान लिया कि दोनों के बीच की दूरी R है और ये दोनों एक दूसरे पर DF बल, छोटा सा बल लगा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता चल गई कि ये रामायण हमने क्यों की है। अभी मैंने आपको बताया यदि कुल आवेश, मतलब आवेश का घनत्व निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जो कुल जगह थी, जितनी भी कुल जगह हो, लंबाई में हो, चौड़ाई में हो, क्षेत्रफल में हो, आयतन में हो, उस कुल जगह का भाग देना है किसमें, कुल आवेश में। कुल आवेश क्या लिखा था हमने, इधर देखो अभी, ये कुल आवेश Q था और कुल जगह कितनी थी, कुल लंबाई थी यहाँ पे L, तो L से भाग दे दिया था। तो आवेश घनत्व निकालना हो तो कुल आवेश रख दो Q, और जितनी भी कुल जगह है, क्षेत्रफल में हो, लंबाई में हो या आयतन में हो, उससे भाग दे दो। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बच्चों, किताबों में ऐसा कहीं नहीं मिला कि कुल आवेश और कुल जगह क्या होती है, तो इसलिए इसको ध्यान रखने का नहीं, बस समझने के लिए। तो आवेश घनत्व ऐसे निकालते। अब यहां तो रेखा है, तार एक रेखा की तरह है, तो इस पे जो आवेश घनत्व निकालेंगे तो रेखिक आवेश घनत्व निकलेगा। तो इस तार पे क्या होगा, रेखिक आवेश घनत्व है ना, रेखिक, ये होगा रेखिक आवेश घनत्व। इसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं। और रेखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कुल जो लंबाई है L, उसको कुल आवेश Q से दे देंगे भाग, मतलब Q में L से भाग दे दो। तो कुल आवेश कितना निकाला, आवेश हमने माना था DQ, तो ये आवेश हो गया DQ। रेखिक आवेश घनत्व निकाल रहे हैं हम, घनत्व को घनत्व की जगह लिख दिया। आवेश क्या माना हमने, छोटा सा आवेश DQ, ये लिख दिया। लंबाई क्या मानी छोटी सी हमने, DL, तो ये DL आ गई। अब हमें यहां से क्या मिल गया, इसका गुणा हम कर देंगे इधर। जब इसका गुणा हमने इधर किया तो हमें क्या मिला, देखो इसका गुणा कर दो इधर, तो हमें मिल जाएगा DQ। यानी कि जो छोटा सा आवेश है ये, इसका मान मिलेगा, क्या है, DQ बराबर हो जाएगा लैम्डा गुणित DL, ये लैम्डा गुणित DL। ये आ गया आवेश का मान, जो छोटा सा आवेश था उसका मान आ गया इस फॉर्मेट में। अब इस आवेश का क्या करें, इसके भजिया तले के हम क्यों निकाला हमने, तो देखो इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी। मैंने भी क्या बताया आपको कि ये आवेश और इस पूरे तार पे जो आवेश है कितना बल लगा रहे हैं एक दूसरे पे, ये हमें डायरेक्ट पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए हमने एक तरीका अपनाया कि इसके बीच में और इसके बीच में लगाने वाला टोटल बल को पता करने के लिए हमने बल का फॉर्मूला लिखा। और बल कैसा, सदिश बल निकालना है कि बल यहाँ से, ये चालक इस दिशा में बल लगा रहा है या इस दिशा में बल लगा रहा है, ये करना है। तो हमें बल निकालना है कौन सा, DF। तो देखो कौन सा बल है हमारे पास, छोटा सा बल है DF, ये निकाल लो। तो ये बल निकाल रहे हैं हम DF। और बल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों,
1/4πε0 गुणा Q1 है ना, Q1 गुणा Q2। तो Q1 और Q2 ये होता है। क्योंकि सदिश बल है, तो मैंने अभी आपको बताया जब बल हमें सदिश रूप में निकालना हो तो बल के साथ दोनों के परिमाण के साथ आवेश के उसकी दूरी और साथ में जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा को भी लिखना होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे बल दोनों के बीच में जो दूरी होती है r, उसके अनुदिश लगता है। वही काम यहाँ पे होगा। दोनों के बीच में दूरी क्या है देखो, तब इस df का बल निकालना, तो ये तो फॉर्मूला से आ गया कूलम वाले। यहाँ पे Q1 होता है Q2, तो Q1 क्या मान लिया हमने, दो बल है देखो, एक आवेशीय है और एक आवेशीय है, तो इसको Q1 मान लिया और इसको Q2 मान लिया, दो आवेश हो गए, तो इसको Q1 मान लिया और इसको Q2 मान लिया। R दोनों के बीच की दूरी थी ही सही, तो हमने R का वर्ग लिख दिया। लेकिन हमें बल कैसा चाहिए, F एरो, सदिश बल चाहिए, सदिश चाहिए। तो जो दूरी है उनके बीच की R, ये दूरी है R। यदि कहीं P दे रखा हो तो P लिख दो, T लिख दो, T लिख दो, तो उस दूरी को क्या लगा दो, दूरी की लगा दो कैप और गुणा में लिख दो, तो ये उस बल का सदिश रूप निकल आएगा। अब ये कौन सा बल है, ये वो छोटा सा बल है जो इस छोटे से dq आवेश द्वारा इस पे लगाया जा रहा है, इसको हमने निकाल लिया। dq का मान क्या निकाला था हमने, देखो dq का मान हमने निकाला था लेमडा dl, तो dq की जगह लिख दिया हमने लेमडा dl, ये बन गया फॉर्मूला वही का वही। अब चूंकि हमने एक छोटे से आवेश द्वारा लगाया गया बल पता लगा लिया है, तो अब इसके द्वारा हम पूरे चालक के जो सभी आवेश हैं छोटे छोटे dq वो सारे dq मिलकर इस पर कितना बल लगा रहे हैं वो हम पता करेंगे। कैसे, तो एक dq निकल लिया, ये रहा, सारे आवेश हैं तो ये भी dq है, यहां भी dq, यहां भी dq, सबको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन होंगे तो सारे dq बराबर, लेकिन सबकी दूरी ज्यादा कम होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन, या सिंपल भाषा में बोले बच्चों तो इन आवेशों का करेंगे योग। एक dq ने बल लगाया, अगले dq का निकाल लो, उसको जोड़ दो, उसके ऊपर जो आवेश है उसको बल निकालो जोड़ दो, सारे का ऊपर से पूरे एल में जितने dq आवेश हैं सब द्वारा लगाया गया बल इस प्रकार निकाल लो और सबको आपस में जोड़ दो, तो टोटल बल निकल आएगा। अब हम इस तार के यहां से लेकर तो यहां तक के सारे आवेशों को तो बल निकालेंगे नहीं, और वो तो हम कर भी नहीं सकते। हमने गणित में एक फॉर्मूला पढ़ा है समाकलन। समाकलन क्या करता है, समाकलन असल में फिजिक्स के लिए ही बनाया गया है। समाकलन एक छोटी छोटी इकाइयां यदि हो तो उनको लाखों करोड़ों भी संख्या हो उनकी, तो एक साथ जोड़ देता है बिना किसी मिस्टेक के। तो ये बल हमें प्राप्त हो गया F, तो ये छोटा सा बल है। अब यदि हमें पूरा बल निकालना हो F, तो हम क्या करेंगे, ये जो DF है छोटा सा बल, ये सारे DF को जोड़ लेंगे, और सारे DF को जोड़ने का तरीका है कि इस DF का कर दो समाकलन। कहां तक समाकलन करना है, जितनी उसकी L है, जितनी उस चालक की लंबाई है, तो इस DF का कर दो समाकलन। समाकलन कर दिया, DF का मान क्या था, ये DF है, ये DF का मान है, तो ये रख दिया DF की जगह पे, यहाँ पे रख दिया, करो समाकलन। तो बच्चों आपको पता है जो संख्याएं नियत होती है, जो चीजें बदलती नहीं है, उनका समाकलन नहीं करते। जो कांस्टेंट होती है जैसे कि 1 2 3, इनका क्या समाकलन, वो तो वही की वही रहेंगी। लेकिन A का मान, B का मान, C का मान, दूरी का मान, ये सब बदलते रहते हैं। जैसे कहीं दूरी, यहाँ दूरी ये है, यहाँ पे दूरी और ज्यादा हो गई, यहाँ पे दूरी और ज्यादा हो गई, तो जो बदलती रहती है राशियां, उनको हम जोड़ते जोड़ते जाते हैं। तो समाकलन में जो राशियां परिवर्तनशील होती है, चर राशि होती है, वेरिएबल जो होते हैं, उनका हम समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन, समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो अब 4b कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिया, पाई भी कांस्टेंट, ये भी नंबर है 22/7, तो इसको बाहर निकाल दिया। एप्सिलॉन नोट का भी वैल्यू मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, ये भी नंबर है, इसको बाहर निकाल दिया। और क्या क्या बाहर निकल जाएगा, Q का मान, ये जो Q नोट आवेश है 1 कूलम 2 कूलम जितना भी होगा, ये तो बदलेगा नहीं, तो इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। इसका भी समाकलन नहीं करेंगे, इसको बाहर निकाल दिया। बचे क्या, लेमड़ा। लेमड़ा क्या है, घनत्व। अब घनत्व बच्चों क्या है कि मान लो जिससे कि यहाँ पे तार मोटा है तो वहां पे हो सकता है कि घनत्व थोड़ा ज्यादा हो, कहीं पे घनत्व कम हो, है ना। हालांकि घनत्व ज्यादा कम नहीं होता आमतौर पे घनत्व का मतलब है कि एक जगह में कितना है, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं पे घनत्व ज्यादा हो, कहीं पे घनत्व कम हो।
तो लेमडा को अंदर रख लिया, डी एल यानी कि लंबाई, तो लंबाई भी बच्चों हमेशा ज्यादा कम समान तो रहेगी नहीं, कहीं ज्यादा लंबाई है कहीं कम है ना। तो लेमडा डी एल, दूरी भी बदलती रहेगी और दिशा भी बदलती रहेगी। क्यों बदलेगी दिशा? देखो यहाँ पे दिशा ऐसे है, बल्कि यहाँ पे दिशा ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे दिशा ऐसे हो जाएगी। तो जो जो चीजें बदल रही है उनका कर देंगे समाकलन। कहाँ से करेंगे? एल तक, पूरी लंबाई तक, बस यहीं पे आके छोड़ देना है ना। अपने बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है हमें आईआईटी जेईई के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में। इस फॉर्मूले का उपयोग करके जब न्यूमेरिकल सवाल आते हैं तो पूछे जाते हैं। अपने बोर्ड लेवल पर इतने भारी भरकम न्यूमेरिकल सवाल नहीं आते। एमपी बोर्ड, यूपी, बिहार, राजस्थान, कोई भी बोर्ड हो, तो इस पे फॉर्मूले पे होने वाले सवाल आते नहीं। आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, करेंगे। तो इस प्रकार हम इस रेखिक आवेश वितरण के द्वारा, जो चालक के द्वारा जो बल लगाया जाता है, उसका सदिश रूप में पता लगाते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जो तरीका मैंने यहां बताया यही का यही तरीका आगे कॉपी पेस्ट करते जाओ, कुछ नहीं करना। समाकलन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, योग करना, इंटीग्रेशन करना। अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं इसे, है ना। पृष्ठ आवेश वितरण क्या वैसे पृष्ठीय, है ना। पृष्ठीय आवेश वितरण, इसका क्या मतलब है? तो जब बल एक तार जैसी रेखा पे पूरा आवेश वितरित हो जाए, बंटवारा हो जाए, तो रेखिक आवेश वितरण। और कोई चौड़ी चादर हो, चद्दर, लोहे की प्लेट हो, है ना। जैसे कि मान लो ये बुक है ना, मान लो एक ये लोहे की प्लेट है। अब ये तार है पतला, तो रेखा जैसा है, तो रेखिक आवेश वितरण। और जब इस पूरी प्लेट पर आवेश फैल जाए बराबर 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 हो, ज्यादा कम हो, कितना भी हो, तो उसे हम कहते हैं पृष्ठ, सतह के दो, या अंग्रेजी में उसे हम सरफेस कहते हैं। तो जब किसी सरफेस पे, किसी सतह पे, या किसी पृष्ठ के ऊपर, और पृष्ठ में बच्चों एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है ना। ऊंचाई नहीं होती, पतली होती है, तो मतलब उसका आयतन हम मान के नहीं चलते हैं। तो जब किसी सतह पर, किसी पृष्ठ पर आवेश वितरण हो जाता है ना, ये यहां भी गलत लिखा गया ना, यहां आने का था, तो उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। तो देखो, जब आवेश का वितरण किसी सुचालक कह दो, चालक कह दो, एक ही बात है, सुचालक चादर में होता है, तो ऐसे वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1, उसमें भी था, इसमें पॉइंट नंबर 2 यहां पे है ना। अब वहां पे क्योंकि लंबाई थी, तो प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम रेखिक आवेश घनत्व कहते थे। और यहाँ पे लंबाई तो होगी नहीं, यहाँ पे क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई भी और चौड़ाई है, और लंबाई गुणा चौड़ाई होती है क्षेत्रफल। पृष्ठ का होता है क्षेत्रफल बच्चों। तो जब प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा जो होती है उसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं ना। ये र गलत लग गया, यूं लगा लेना, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? सिग्मा से, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। यदि आवेश की मात्रा Q हो और क्षेत्रफल A हो, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किसे दर्शाएंगे? इससे ये लिख दिया बराबर कुल क्षेत्रफल में, या ऐसे कह दो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऊपर आवेश है तो आवेश की इकाई क्या हो जाएगी? पृष्ठीय आवेश घनत्व की इकाई क्या होगी बच्चों? ऊपर क्यू लिखा है यानी कि कूलाम आवेश, तो इसकी इकाई होगी सी। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एक बार मीटर लंबाई के लिए लिखेंगे और एक बार मीटर चौड़ाई के लिए लिखेंगे, तो मीटर गुणा मीटर, 2 बार मीटर हो जाएगा। तो मीटर की घात कितनी हो जाएगी? 2, तो एम की घात 2। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की इकाई परीक्षा में पूछी गई है कई बार, फॉर्मूला भी पूछा गया है और इसकी इकाई भी पूछी गई है। तो इकाई होगी आवेश के लिए सी और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। ये मान लो कोई सतह है ना, ऐसी, या पृष्ठ कह दो, एक ही बात है, और इस पर आवेश पूरी पे प्लस प्लस आवेश है, तो इसका आवेश घनत्व होगा। ये हो गया अपना। अगला देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण
वही जो भी पढ़ा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही वाली बात। यदि इसका सदिश रूप निकाला जाए, ये किसी अवस्था पे कितना बल लगा रहा है, तो वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। इस सतह के ऊपर एक छोटी सी सतह ले ली ds, ये सरफेस है s, इस पर एक छोटी सी सरफेस मान लिया हमने ds, और इस छोटी सी ds सरफेस में कितना आवेश है dq, और आवेश घनत्व है ये, ठीक है। तो इस छोटी सी सतह पर जो छोटा सा आवेश है dq, इससे दूर जो रखा है आवेश q नॉट, इस पर कितना बल लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे कितना बल लगाएंगे, तो वही तरीका इनके दोनों के बीच के बल निकालने के लिए पहले तो हम लिख देंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या है, आवेश बटा क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल होता है। आवेश कितना माना था हमने dq, dq लिख दिया। क्षेत्रफल कितना माना था सरफेस का ds, तो हमने लिख दिया ds। हमें dq हर बार हमें देखो यहाँ भी किसका मान निकाला था हमने, dq का मान निकाला था, यहाँ भी किसका निकालेंगे dq का मान निकाल लो, इसका इधर गुणा कर दो, dq का मान आ जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा और ये निकल आएगा। ये तो आ गया dq का मान। अब हमें निकालना है क्या, इनके दोनों के बीच में लगने वाला बल dF, ठीक है। तो dF निकालने के लिए बल का फॉर्मूला है, ये Q1 ये Q2, सारी चीजें सेम। dF निकालना है, लेकिन यहाँ पे dQ का मान क्या आया था, देखो dQ का मान था ये, तो dQ की जगह पे रख दिया ये। सारी चीजें सेम टू सेम है। कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, वहां पे L थी लंबाई, तो पूरी लंबाई में समाकलन करना था। यहाँ पे पूरी सरफेस है S, तो पूरे सरफेस में हमें समाकलन करना है। ये dF आ गया, dF का मान ये है निकला, तो dF का मान लिख दिया। अब जो जो चीज कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, तो आवेश का मान Q नॉट का मान तो नियत है, बाहर निकाल दिया, इसको भी तीनों बाहर निकाल दिया। अंदर कौन रह गया, R रह गया स्क्वायर, दिशा बदल रही तो रह गया अंदर, और ये आवेश घनत्व और ये सरफेस अंदर रह गई। इनका कर लेंगे समाकलन, तो पृष्ठ आवेश वितरण निकल आएगा। सेम टू सेम तरीका जैसा हमने उसमें देखा था, है ना। अगला है अपना आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण तो क्या है, जब रेखा पे आवेश बंटा था तो रेखिक आवेश वितरण, किसी सतह पर आवेश था तो पृष्ठ आवेश वितरण या सतह आवेश वितरण, और लंबाई भी हो किसी की, चौड़ाई भी हो, और उसकी ऊंचाई भी हो या गहराई भी हो, कोई भी हो, ऊंचाई गहराई दे की बात है, तो अब बन जाता है आयतन। जैसे कि गोला होता है गेंद, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है। एक डब्बा ले लो ठोस बॉक्स, तो उसमें भी लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी, और उसके अंदर वॉल्यूम होता है आयतन। तो जब पूरे में अंदर बाहर कोने कोने में आवेश बटा हो उसमें, तो उसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। यानी कि आवेश जब पूरा आयतन में फैल जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। तो यही कि जब आवेश का वितरण संपूर्ण आयतन में होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यह हो गया इसका मुख्य पॉइंट कि आयतन आवेश वितरण होता क्या है। अगला पॉइंट है कि आयतन आवेश घनत्व क्या है। तो प्रति एकांक आयतन में, यानी कि आयतन के हर एक हिस्से में, तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसको हम आवेश घनत्व, है ना, वो सॉरी इसमें गलत लिखा ना, मात्रा को ऐसे एक चीज छूट गई है, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं ना, ये यहाँ पे आएगा, को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कि पूरा आयतन है V और V आयतन में आवेश की मात्रा Q है, तो आयतन आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे, तो आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाएंगे। टोटल आयतन है उसमें कितना Q है उसको उससे भाग दे देंगे, तो आयतन आवेश निकल आएगा। इसकी भी इकाई पूछी जा सकती है, तो Q की इकाई तो C है, हर बार कोई दिक्कत नहीं है। आयतन की इकाई, आयतन मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई या गहराई, कुछ भी एक ले लो। तो मतलब एक बार लंबाई किलोमीटर, दूसरी बार चौड़ाई किलोमीटर, और तीसरी बार गहराई किलोमीटर, 3 बार मीटर का गुणा होगा, तो वो हो जाएगी m की घात 3। यहाँ पे लिखा है 2, इसको मारो गोली, m की घात 3 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आयतन आवेश वितरण। खत्म बात इसकी अपनी।
ये इसका भी तरीका है। इसमें पूरे में आयतन फैला हुआ है, आवेश फैला हुआ है, रो पूरे में फैल गया है। छोटा सा एक वॉल्यूम ले लिया हमने dv, इस छोटे से dv वॉल्यूम में एक आवेश ले लिया dq, इससे r दूरी पर एक आवेश ले लिया q नोट। ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो बल लगेगा df। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो पहले हम इस आयतन का dq का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? आयतन आवेश घनत्व के द्वारा। आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला है आवेश बटा आयतन। रेखिक का निकालना हो तो आवेश बटा लंबाई। क्षेत्रफल वाला निकाला हो पृष्ठ आवेश घनत्व तो आवेश बटा पृष्ठ या क्षेत्रफल के दो एक ही बात है। तो आयतन घनत्व आवेश का मान हमने क्या लिया था dq लिख दिया, आयतन क्या है छोटा सा dv ये लिख दिया। हमें निकालना है dq का मान, तो इसको ले जाएंगे हम इधर, तो dq का मान आ जाएगा रो गुणा dv, ये आ गया। वहां भी dq का मान निकाला था, वही df बल है वैसा का वैसा। इस फॉर्मूले में dq का मान क्या निकाला हमने, ये रो गुणित dv, तो रो गुणित dv लिख दिया। ये df आ गया। हमें चाहिए पूरा f, पूरा बल कितना लग रहा है पूरे के द्वारा, सभी जो आवेश है कितना बल लगाएंगे इस पे, तो वो पूरा बल निकालने के लिए इसको हम क्या कर लेंगे, छोटे से f को सबको जोड़ लेंगे। df का मान लिख दिया यहाँ पे, जोड़ लिया। f की जगह f बराबर की जगह df का मान df की जगह लिख दिया। जो जो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लो, जो उनका वेरिएबल है उनको अंदर रहने दिया, और इसका कर दिया हमने समाकलन। तो अब यहाँ से निकल जाएगा पूरा आयतन आवेश वितरण। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमने अब जो आवेश के बारे में जो जानकारी थी वो सभी हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। अब आवेश के बारे में कुछ कुछ चीजें जैसे छूट गई पढ़ाते समय, कुछ नोट से छूट गए, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर छूट गए, है ना। तो नोट से वैसे मैंने बना दिया है पूरा, लेकिन आज मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा। ये आपको टेलीग्राम चैनल का नाम भी कल बताऊंगा मैं। और जो जो आवेश वाले चैप्टर खत्म नहीं हुआ, लेकिन आवेश चैप्टर के अंदर जो आवेश है, कि चैप्टर का क्या नाम है, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो अगली क्लास में मतलब अगला टॉपिक होगा हमारा विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फलाना ढिमका सब पढ़ेंगे। आवेश वाला कॉन्सेप्ट हम कल खत्म पूरी तरह से कर देंगे। वैसे यहाँ तक हो गया खत्म, लेकिन छोटी मोटी जितनी बातें बच गई हैं वो सब कल मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। कहीं कहीं मान लो मैंने कुछ गलत लिख दिया था, गलती से ध्यान नहीं रहा, तो उसको मैंने एडिट कर दिया फिर से, और मैं आपको वापस एक बार रिवीजन पूरे का करवा दूंगा। तो आवेश वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम खत्म कर दें कल। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो भी आपके यार दोस्त है उनको भी इन्वाइट कीजिए। कल आवेश वाले चैप्टर के अंदर आवेश वाला टॉपिक खत्म हो जाए पूरी तरह से, इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में।